हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 क्लास 9th पॉवर्टी एज अ चैलेंज। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम पॉवर्टी चैप्टर की फर्स्ट वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन होती क्या है? इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है और हमने सोशल इंडिकेटर्स देखे थे पॉवर्टी के। आज हम देखें कि पॉवर्टी लाइन मतलब किस तरीके से लोगों को डिसाइड किया जाता है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। तो ये क्या है? एक बेंचमार्क है विच डिफाइंस द पॉवर्टी। ये एक बेंचमार्क लाइन होती है जिससे पता चलता है, जो डिफाइन करती है ओवरऑल पॉवर्टी को। मतलब हम कह सकते हैं इट इज अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी। ये एक कॉमन मेथड है जिसको हम इस्तेमाल किया जाता है क्या कैलकुलेट करने में? पॉवर्टी को कैलकुलेट करने में। और किस पे बेस्ड होती है? इनकम और कंजप्शन लेवल, लोग कितना कमा रहे हैं और कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसपे हमारी पॉवर्टी लाइन डिपेंड करती है। और हम अगर बोले तो अ स्टैटिस्टिकल टूल टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। एक स्टैटिस्टिकल टूल भी होता है जो क्या आइडेंटिफाई करता है कि कितने लोग हमारे यहाँ गरीब है, उसको दर्शाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? हमारी पॉवर्टी लाइन कहते हैं। तो अब इसका एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाता है? तो टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स? तो अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फूडवेयर, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट एटसेट्रा आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस। किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये बेसिक मिनिमम लेवल है। मतलब ये सारी चीजें तो उसको मिलनी चाहिए। फूड की रिक्वायरमेंट हो गई, क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, फ्यूल हो गया, लाइट हो गया, एजुकेशनल फैसिलिटीज होगी, मेडिकल रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सब चीजों के लिए कुछ ना कुछ पैसा खर्च होता है। तो अगर हम इन सब चीजों के लिए दीज आर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइजेस इन रुपीज, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हम प्राइजेस लगाते हैं, उसको हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब चीजों के लिए जो हम स्पेंड कर रहे हैं अपनी इनकम, उसको हम इनके प्राइजेस से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है? हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि लोगों के पास क्या चीज किस लेवल तक पहुंची है। अगर हम बात करें यहाँ पर डाटा की तो 2011 और 12 का डाटा, तो 2011 और 12 के डाटा में हम रूरल एरिया और अर्बन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो रूरल एरिया में पर पर्सन इनकम कितनी थी? 816 की जरूरत पड़ती है रूरल एरिया के लिए पर पर्सन, और वहीं पर पर्सन पर डे 1000 रुपीज की जरूरत पड़ती है अर्बन एरियाज के अंदर। और अगर हम पूरे फैमिली की बात करें तो रूरल एरिया के अंदर पूरे फैमिली को महीने के 4080 रुपीज की जरूरत पड़ती है और अर्बन एरिया में 5000 रुपीज। अगर इससे बिलो वो अर्न करते तो हम बोलते हैं कि वो किस में आ रहे हैं? पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं। तो अब हम कंपेयर करें कि भाई रूरल एरियाज में पर्सन को रिक्वायरमेंट कम की होती है अर्बन एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। तो हम जानते हैं कि शहरों में चीजें क्या होती है? शहरों में चीजें होती है एक्सपेंसिव और गांव में चीजें क्या मिलती है? सस्ती मिलती है, जिसके कारण लोगों को डेली जो अर्न है पर पर्सन कैपेसिटी वो ज्यादा करनी पड़ती है। अब हम इसी टर्म्स को गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड किया है कि भाई कैलोरीज की जरूरत किस तरीके से पड़ती है रूरल और अर्बन एरिया के अंदर। तो रूरल एरियाज के अंदर जो कैलोरीज है लोगों को वो 2400 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है और अर्बन एरियाज में पड़ती है 2100 कैलोरीज। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों है? रूरल में ज्यादा क्यों है, अर्बन में ज्यादा क्यों है? अर्बन में ज्यादा क्यों नहीं है, रूरल में ज्यादा क्यों है? क्योंकि गांव के लोगों को क्या है? ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो क्या करते हैं? हार्डवर्क ज्यादा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मेनली क्या होते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो लोगों को ज्यादा हार्डशिप करनी पड़ती है। वहीं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज में लोग ज्यादातर सर्विस सेक्टर में ज्यादा बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों को हार्डवर्क थोड़ा कम करना पड़ता है, इसलिए उनको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है? कम होती है। तो यहीं पर अब ये जो पॉवर्टी लाइन है ये किस तरीके से एस्टिमेट की जाती है? पीरियोडिकली एस्टिमेट होती है, गवर्नमेंट करती है एंड नॉर्मली हर 5 साल में डाटा कंडक्ट किया जाता है। और डाटा कौन कंडक्ट कराते हैं? सैंपल सर्वे होते हैं। और सैंपल सर्वे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट ने दे रखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई इसके लिए जिसको हम बोलते हैं NSSO। क्या फुल फॉर्म होता है NSSO का? ये एग्जाम में भी पूछा जाता है 1 वर्ड में, राइट द फुल फॉर्म ऑफ NSSO। इसका मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है घर घर जाकर ये एस्टिमेट करना कि भाई किसकी इनकम किस बेसिस पे है और वो पॉवर्टी लाइन से अबव आ रहा है या बिलो आ रहा है। और इसके बाद लास्टली हमें दे रखा है कि इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करती है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो है $1.90 पर पर्सन पर डे, और जो भी इससे बिलो आता है उसको कंसिडर किया जाता है पॉवर्टी
कंडीशन के अंदर, पॉवर्टी लाइन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।